तो देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना या उद्देशिका। उद्देशिका, इसको प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ये प्रस्तावना जो है वो जवाहरलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, ये वह तारीख है इन जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव पर ही इस प्रस्तावना आधारित है। हालांकि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 22 जनवरी कब 22 जनवरी 1947 को पास किया जाता है, यानी कि मान लिया जाता है। उस समय 13 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा इसको बहिष्कार कर दिया जाता है, यानी कि मना कर दिया जाता है। तो ये 22 जनवरी 1947 को ये पास हो जाता है। इस पर ही ये हमारी संविधान की प्रस्तावना जो है वो आधारित है। अब चलते हैं कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना है क्या? ये वास्तव में प्रस्तावना जो संविधान का सार है वो है, यानी संविधान का, कह सकते हैं हम संविधान का परिचय। प्रस्तावना है, यानी ये प्रस्तावना है, उसको संविधान का परिचय हम कह सकते हैं। तो आइए कि देखते हैं कि किन किन देशों से ये लिया गया। सबसे आता है हमारा अमेरिका। यह वह देश है जिसमें संविधान का निर्माण सबसे पहले किया गया और प्रस्तावना को सबसे पहले जोड़ा गया। इससे प्रस्तावना को लिया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आता है संविधान जो ऑस्ट्रेलिया का है, उससे क्या लिया गया है? उससे इस प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और अगर आता है खाली कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिए गए, प्रस्तावना कहां से ली गई, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब इसी जो प्रस्तावना के बारे में कुछ व्यक्तियों ने, कुछ विशेषज्ञों ने अपने वक्तव्य दिए, जिनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये राजनीतिज्ञ थे N.A. पालकीवाला। ये क्या कहते हैं प्रस्तावना के लिए? ये प्रस्तावना को कहते हैं कि ये संविधान का परिचय पत्र है, यानी संविधान का परिचय पत्र। किसने बोला है? N.A. पालकीवाला ने। अब ये प्रस्तावना जो है संविधान में, इसमें बोला गया है कि कुछ वाद आते हैं, जैसे कि सबसे पहला वाद आता है 1960 का बेरुवाड़ी वाद। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ये व्यवस्था करती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके 13 साल बाद, ठीक 13 साल बाद 1973 में आता है एक बाद केशवानंद भारती वाद, यानी कह सकते हैं केशवानंद मामले। इसमें अपने जो पूर्व निर्णय था उसको बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था करता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक आंतरिक या अभिन्न भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके जो मूल तत्व होते हैं
मूल तत्वों को बदला नहीं जा सकता। यानी जो 368 संविधान के संशोधन का जिसमें प्रावधान है कि संसद द्वारा 368 में 2 तरीके के संशोधन कर सकते हैं, तो वो ये 368 प्रस्तावना के मूल तत्वों को ना छेड़ते हुए, यानी मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता, उसको संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद यानी 3 साल बाद 1976 में होता है एक 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में कुछ तत्व जोड़े जाते हैं, प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। नंबर 1 समाजवाद या समाजवादी। नंबर 2 पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। और बंधुत्व। ये तीन शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें बोला जाता है कि हम भारत के लोग, संविधान जो प्रस्तावना है उसमें बोला जाता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और समता, धर्म अभिव्यक्ति, विचार उपासना की स्वतंत्रता और ये सब बोलते हुए लास्ट में जब पहुंचते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ऐदत द्वारा, इस दिनांक को ऐदत द्वारा संविधान सभा को यानी संविधान को स्वीकार, अंगीकार या अधिनियमित किया जाता है। तो जो ये जो शब्द है पहला, हम भारत के लोग, इसके 2 तात्पर्य हैं। एक तो कि संविधान सर्वोच्च शक्तिमान है, संविधान सर्वशक्तिमान है। और ये शक्ति कहां से मिलती है? हम भारत के लोग, यानी कि कह सकते हैं जनता से। अब आते हैं इसके विशेषताएं, जो प्रस्तावना की विशेषता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी विशेषता कौन कौन सी है देखते हैं। विशेषताएं, नंबर 1 प्रकृति, नंबर 2 स्रोत और अन्य विशेषताएं। प्रकृति में आता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इससे 2 तात्पर्य आते हैं सामने भर के कि सबसे पहले तो भारत की जनता में सब कुछ निहित है और जो सर्वोच्च शक्तिमान है वो कौन है? वो हमारा संविधान। और संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? यानी भारत की जनता से। अब आते हैं इसके स्रोत। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र
ये तो है हमारे स्रोत। अन्य विशेषताओं में जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये जो चार आते हैं वो अन्य विशेषताओं में आते हैं। अब पढ़ते हैं स्रोत। स्रोत के बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा समाजवादी। इससे पहले हम पढ़ेंगे एक समाजवादी से पहले एक और है प्रभुत्व संपन्न या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न इसके बारे में पढ़ेंगे हम। प्रभुत्व संपन्न, ये प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि भारत अब बाहरी और आंतरिक मामलों के निर्णय लेने में स्वतंत्र है। उस पर किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है, ना ही वह किसी भी देश का डोमिनियन है, यानी किसी देश का गुलाम नहीं रह जाता है। तो इसमें जो प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है उसका तात्पर्य यही है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का जो निपटारा करने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी की ना तो सहायता लेगा और ना ही वह किसी के दबाव में आएगा, क्योंकि वह स्वतंत्र अब ना ही किसी का गुलाम रह गया है। गुलाम मतलब डोमिनियन, ना ही किसी का डोमिनियन रह गया है। हालांकि राष्ट्रमंडल का जो प्रमुख है उसको इंग्लैंड को माना था, लेकिन उसमें यह नहीं है कि वह उसके अधीन है। अब आता है नेक्स्ट समाजवादी। ये समाजवादी तत्व 42वें संविधान संशोधन 1976 को, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा, उससे पहले भी थे, हालांकि थे उससे पहले भी, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व के रूप में संविधान में पहले भी थे, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये स्पष्ट रूप से जोड़ दिया है। कहने का मतलब क्या है कि ये संविधान में पहले से विद्वान थे, संविधान में पहले से विद्वान थे, लेकिन इस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। अब ये कैसा समाजवाद है, कैसा समाजवादी है? अब यूरोप में कार्ल मार्क्स थे, तो उनके समय में जनता द्वारा ये अमीर और गरीब में बट गई थी। कहने का मतलब है जो यूरोप का समाज था उनके समय में वो अमीर और गरीब के रूप में बटा हुआ था, तो बहुत संघर्ष किया था, तो संघर्ष के रूप में वो समाजवाद उभर के आया वहां पे। लेकिन भारत का जो समाजवाद है, जो भारत का समाजवाद जो संविधान में लिया गया है, वो उसके विपरीत है। वह अमीर और गरीब के संघर्ष के रूप में उभरा, लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद है। कौन सा है? लोकतांत्रिक समाजवाद। अब ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? ये है मार्क्सवादी समाजवाद। जो यूरोप का समाजवाद है वो मार्क्सवादी समाजवाद है, और ये है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आपस में जुड़े रहते हैं, और इसमें ज्यादातर इसका जो प्रभाव है वो ज्यादातर किसमें देखने को मिला है? इसमें मिला है गांधीवाद देखने को। गांधीवाद और साम्यवाद दोनों का रूप तो है, लेकिन ये गांधीवाद की ओर ज्यादा झुका हुआ है। यानी हम झगड़े से नहीं बल्कि भाईचारे से, अहिंसा से हम इक्वल रहना चाहते हैं। अमीर और गरीब को इक्वल रहना चाहते हैं एक गांधीवादी विचारधारा से। ऐसा नहीं कि हम लड़ाई झगड़े से ऊंच नीच को खत्म करें। अब आता है हमारा अगला शब्द जो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि
ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब राज्य का अपना धर्म, राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये विविधताओं वाला देश है, इसमें बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म और बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाएं ये सब हैं। इसी कारण से राज्य ने स्पष्ट कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म को समान माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। लोकतंत्र का मतलब है कि सभी शक्ति जनता में निहित होना, और इसका चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे कि जो ब्रिटेन में संविधान है, ब्रिटेन में राजशाही तंत्र चलता है और यहाँ पर लोकतंत्र का, या इस बात से ही स्पष्ट कर देता है लोकतंत्र यानी कि लोगों का जाल, यानी कि सारी शक्ति जो कहाँ है वो जनता में, लोगों में। और ये लोग दो प्रकार से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता सीधे वोट करती है, अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको सीधे प्रत्यक्ष रूप से वोट करती है, मतदान करती है। अप्रत्यक्ष रूप से वैसे मतदान होता है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे कि संसद और राष्ट्रपति के अधीन जो पद हैं, जैसे संसद में लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और जो लोकसभा के हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, जिसमें एक बहुमत दल, जो बहुमत दल प्राप्त नेता होता है वो यहाँ का मुखिया होता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में कौन सा है? राजाशाही। ये राजाशाही तंत्र है। राजा का बेटा राजा, या रानी की बेटी रानी, या रानी का बेटा राजा, ये सब सिस्टम वहाँ है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का प्रमुख जनता द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अब आता है गणतंत्र। गणराज्य या गणतंत्र। इसमें लोकतांत्रिक में और गणतंत्र में थोड़ा सा फर्क है। उसमें जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, लेकिन इसमें सीधे बोला है कि जो भारत का शासक है, भारत का प्रमुख है, जैसे वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, नाम मात्र के प्रमुख राष्ट्रपति, ये वंशानुगत नहीं होंगे। ये इनका चुनाव होगा लेकिन ये वंशानुगत नहीं होंगे। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत राजशाही ये चलता है, लेकिन भारत में इनका पद वंशानुगत नहीं होगा। सीधा गणतंत्र का यही मतलब है कि भारत का जो शासक है वो वंशानुगत नहीं होगा, जनता द्वारा चुन के आएगा। अब चलते हैं अन्य विशेषताओं की ओर। अन्य विशेषताओं में सबसे पहले न्याय। भारत में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय वह न्याय है जिसमें ऊंच नीच को बराबर किया जाए, यानी कि समानता दी जाए। आर्थिक न्याय में जैसे गरीब अमीर इनको इक्वल करने का कोशिश की जाती है।
राजनीतिक न्याय में, राजनीतिक न्याय में राजनीति से संबंधित किसी भी काम में बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि बराबरी का अवसर दिया जाएगा। स्वतंत्रता, नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, संविधान किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो चाहे मन में आए वो करे, जो चाहे वो करता रहे और संविधान कुछ भी ना कहे, ऐसा नहीं है। संविधान में जो सूचियां दी गई हैं, जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं संविधान में, चाहे वो मौलिक अधिकारों के रूप में या किसी अन्य रूप में, तो उन नियमों, उन अधिकारों, उन उपबंधों के अधीन ही हम लोगों को, जनता को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कुछ अवसरों में यह स्वतंत्रता खत्म भी कर दी जाती है, जैसे कि आपातकालीन के दौरान 20 और 21 को छोड़ के बाकी मौलिक अधिकार हैं वो निरस्त कर दिए जाते हैं, अब स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि संविधान के दायरे में, संविधान में जो उपबंध दिए गए हैं स्वतंत्रता के, उनके दायरे में रहकर हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हैं। आता है समता। समता, समता में जैसे कि अनुच्छेद 14 में बोला है, अनुच्छेद 14 में बोला है कि विधि के और उपलब्धि के समय समानता दी जाएगी, और इसमें 15 में बोला है धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, और 16 में लोक नियोजन में अवसर, ये सब समानताएं किसमें आती हैं? इस समता के अंतर्गत। कि कहने का मतलब है कि प्रत्येक चीज में समान अवसर, कोई भी भेदभाव, बिना भेदभाव किए अवसर प्रदान करना ही समानता या समता कहलाता है। आता है बंधुत्व। बंधुत्व, हमारा संविधान जो है लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता है, बल्कि भाईचारे की भावना को सिखाता है, और अपने देश से प्रेम और तिरंगा से प्रेम, देश के लोगों से प्रेम, ये सब सिखाता है, बंधुत्व की भावना को सिखाता है। आपस में मिलजुल कर रहना सिखाता है, जिस प्रकार से वो समाजवाद में हमने पढ़ा था। अब आता है संविधान, जो संविधान में जो प्रस्तावना है उसको संशोधन किया जाए या ना किया जाए, ये कैसे हम पता करें? तो हमने शुरुआत में पढ़ा था 1960 बेरुबाड़ी बाद, शुरुआत में हमने पढ़ा था। इस बात में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके 13 वर्ष बाद 1973 केशवानंद भारती मामले, भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय जो बेरुवाड़ी में बोला गया था उसको बदलते हुए बोला कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके मूल ढांचे में या मूल विशेषताओं को ठेस ना पहुंचे। इसमें केवल एक ही बार, कब? 1976 को 42वें संविधान संशोधन, ये केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और बंधुत्व, ये 3 शब्द जोड़े गए थे।
अब आता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा है, संविधान की कुंजी किसने कहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अगर बोला जाए, क्योंकि इसमें संविधान की आत्मा में अंतर है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला जाए या संविधान, ये जो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 32 को बोला जाए। अगर आ जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 आपने पढ़ा होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसको संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर बिना वक्ता के नाम दिए ही अगर पूछ लिया जाए तो सीधा प्रस्तावना। इसमें पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये क्या कहते हैं, ये प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मानते हुए बोलते हैं कि यह संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है। ये सब वक्तव्य पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा दिए जाते हैं। और ये कहाँ से आते हैं, ये संविधान सभा के सदस्य होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, अजमेर मेरवाड़ा, यहाँ से ये चुन के आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।